हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर फंडामेंटल सीखने की इस सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर 4 का पार्ट 2 है, जिसमें हम इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर 4 के पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था इनपुट डिवाइसेस के बारे में। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आए हुए आई बटन पर क्लिक करके आप हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगले डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं स्कैनर। देखिए स्कैनर क्या होता है। देखिए आपका कोई भी एनालॉग डेटा कौन सा डेटा है, यानी कि कोई भी, जैसे मान के चलिए आपके एक फ़ोटोज़ है, उस फोटो को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर सेव करना है तो आप स्कैनर के द्वारा कर सकते हैं। यानी कि स्कैनर का कार्य क्या होता है, किसी भी एक हार्ड कॉपी को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी के रूप में बना देता है। अच्छा, ये प्रोसेस किस लिए ज़रूरी होती है? जैसे मान के चलिए आपका कोई एक दोस्त अमेरिका रहता है। अब मान के चलिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट था और वो डॉक्यूमेंट आपके फ्रेंड ने वहाँ से मांगा कि सुनो, आपके पास जो वो डॉक्यूमेंट था, वो फाइल वाला, वो वाला, उस डॉक्यूमेंट को आप मेरे पास सेंड कर दीजिए। तो उसने कहा मेरे पास तो कैमरा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो स्कैनर है ना, उस स्कैनर से उस फाइल को स्कैन करके सेंड कर दीजिए। तो यानी कि इसने क्या किया, उस हार्ड डेटा तो बोले तो कौन सा डेटा, ऐसा डेटा जिसको हम छू सकें, देख सकें, महसूस कर सकें, ऐसा डेटा बनाया था उसके पास। उसने क्या किया, उस डेटा को सॉफ्ट बना दिया। कैसा बना दिया? सॉफ्ट कैसा, यानी कि ऐसा डेटा जिसको हम केवल देख सकें, ना छू सकें, ना महसूस कर सकें। ठीक, इस डेटा को स्कैन करके उसने पहले तो अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया, और सेव करने के बाद में जिस पर्सन ने वो डेटा मांगा था, उस पर्सन के पास में उस डेटा को भेज दिया। कहने का मतलब ये है कि इस डेटा को भेज भी सकता है और अपने पास फ्यूचर के लिए सेव करके भी रख सकता है, जिससे उसे फ्यूचर में कभी भी यूज किया जा सके या कभी भी प्रिंट किया जा सके। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले डिवाइस के बारे में, जिसे हम बोलते हैं रिमोट। देखिए रिमोट क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इस रिमोट के द्वारा हम किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि ये रिमोट उस मशीन को या वो मशीन इस डिवाइस को समझ सके, यानी कि इस रिमोट को वो डिवाइस समझ सके। आपकी मशीन अगर इस रिमोट को समझ रही है तो आप वो सभी ऑपरेशन कर सकते हैं जो इस रिमोट में दिए गए हैं। जैसे देखिए ज़्यादातर टीवी में, वीसीडी में, डीवीडी में या एसी में ये डिवाइस देखने को मिल जाते हैं, इनके साथ ही आते हैं। या स्मार्ट टीवी हो आपके पास, उसमें भी आते हैं। तो क्या नाम, इनका यूज़ क्या होता है? देखिए मान के चलिए कि आप किसी भी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं, यानी दूर से ही एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक, तो आप इसके द्वारा कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि आपका डिवाइस इस रिमोट को समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगली डिवाइस, जिसे हम बायोमेट्रिक बोलते हैं। देखिए बायोमेट्रिक क्या करती है कि आपके फिंगर का डेटा स्कैन करके, आपके फिंगर का डेटा स्कैन करके अपने पास डिजिटली डेटा के रूप में सेव कर लेती है। इसमें सबसे पहले आप डेटा को स्कैन कर लेंगे और आपका डेटा जैसे स्कैन होकर सेव हो जाएगा, तो उस एम्प्लॉय का जब भी वो अगर फिंगर लगाएगा डेली 24 घंटे में या 1 महीने में जितनी बार लगाएगा, उस सभी डेटा का रिकॉर्ड ये मशीन रखती रहेगी। देखिए इससे फिंगर से क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा लगे हुए फिंगर का डेटा यूनिक होता है, यानी कि वो डेटा किसी भी एम्प्लॉय से मैच नहीं करेगा, किसी भी स्टूडेंट, किसी भी स्टाफ से मैच नहीं करेगा। जब भी वो पर्सन उस मशीन से अपनी फिंगर लगाएगा तो केवल उसी का ही डेटा निकल के आएगा और आपके जो प्रेजेंट लगना चाहते हैं वो प्रेजेंट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक बायोमेट्रिक डिवाइस का काम था, जो आपके फिंगर्स का डेटा स्कैन करके अपने पास स्टोर कर लेता था। अब हम अगले डिवाइस के बारे में बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं कैमरा। देखिए एक कैमरा किसी भी इमेज को कैप्चर कर सकता है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप अपने किसी भी डेटा को कैप्चर करके अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं। उस डेटा को हम प्रिंट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। प्रिंट कर लीजिए, किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना है तो शेयर कर लीजिए। इस प्रकार के डेटा से होता क्या है कि आपका अभी का कोई भी रिकॉर्ड किया गया डेटा आप बाय फीचर में कभी भी देख सकते हैं। इसलिए हम इस डिवाइस यानी कि कैमरे का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के डिवाइसेस को कहाँ यूज़ किया है, जैसे मान के चलिए कोई किसी के पास जनसेवा केंद्र है या कोई मैरिज हो रही है, कोई इवेंट्स हो रहा है, उस इवेंट में आप इस कैमरे का प्रयोग कर सकते हैं एल्बम बनाने के लिए। ये कैमरे पहले कई तरह के होते थे। देखिए एनालॉग कैमरे भी होते थे जिनके अंदर रील होती थी, आप लोगों ने हो सकता है शायद देखा हो सकता है ना देखा हो, जिनके अंदर ये वाली रील होती थी। अब इस रील के अंदर आपकी जो भी फोटो है डायरेक्ट रील पर ही कैप्चर होती थी। अब हम बात करते हैं अगले डिवाइस, जिसको हम बोलते हैं वीडियो कैमरा। देखिए एक वीडियो कैमरा की अगर हम बात करें तो नॉर्मल उसका भी काम फ़ोटो को कैप्चर करने का ही होता है, लेकिन यहाँ पर ये कैमरा बहुत एडवांस होता है। देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका कैमरा या आप अपने फ़ोन से 1 सेकंड में कितने फ़ोटो खींच सकते हैं, अच्छा सोचकर बताइए। वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिएगा, जरूरत पड़ रही है तो बताइए कितने फ़ोटो खींच सकते हैं हम। ठीक, मेरा अनुमान है आप लोगों ने सोच लिया होगा। देखिए एक फ़ोटो से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 1 या 2 फोटो कैप्चर हो सकते हैं 1 सेकंड में, लेकिन ये कैमरे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से बने हुए होते हैं। ये कैमरे 1 सेकंड में 1 फोटो नहीं बल्कि आपके 30 फोटोज़ कैप्चर करते हैं। 30 फोटोज़ कैप्चर करने का मतलब क्या होता है? देखिए
30 फोटोज कैप्चर करने का मतलब ये हुआ कि आपका जो पहला वाला जिसके हम कैमरा के बारे में बात कर चुके हैं, वो कैमरा 1 सेकंड में 1 क्लिक में एक ही फोटो कैप्चर करता था, लेकिन ये कैमरा 1 सेकंड में 1 क्लिक में 30 फोटो कैप्चर करता है। और जब इन 30 फोटोज़ को एक साथ टाइमलाइन पर चलाया जाता है तो आपको ये फ़ोटोज़ आपस में चेंज होने लगते हैं। तो आप जैसे डिस्प्ले पर देखते हो तो आपको एक मूवमेंट नज़र आने लगता है, और जैसे ही वो मूवमेंट नज़र आने लगता है तो आप सोचते हो कि हमारी वीडियो चल रही है। ये कैमरे क्या करते हैं, 1 सेकंड में 30 फोटो कैप्चर करके तुरंत उन्हें चलाते रहते हैं, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा मूवमेंट नज़र आता है, और जैसे ही वो मूवमेंट नज़र आता है तो आपको लगता है कि आपकी वीडियो चल रही है। ये कैमरे 1 सेकंड में 30 फोटो कैप्चर करने के साथ साथ एक काम और करते हैं जिसे बोलते हैं ऑडियो, यानी कि ऑडियो को और रिकॉर्ड करते हैं, जिससे इस ऑडियो को और उन 30 फ्रेम को 1 सेकंड में प्ले किया जाता है। तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि हमारे मोबाइल के अंदर या हमारे डिस्प्ले पर एक वीडियो चल रही है, जिसमें हमें वीडियो और आवाज़ दोनों सुनाई देती हैं। अगर हम बात करें वेब कैमरा की, तो वेब कैमरा क्या होता है इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, वेब कैमरा बेसिकली हमें इंटरनेट पर ऑनलाइन चैटिंग करने के लिए ज़रूरत पड़ता है, यानी कि इंटरनेट पे आप ऑनलाइन चैटिंग करना चाहते हैं बाय मैसेंजर, यानी कि या आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं या फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं। जैसे आप ऑनलाइन कई सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके द्वारा आप ऑनलाइन चैटिंग करते हैं। तो जब आप ऑनलाइन चैटिंग करते हैं तो उसके लिए आपको एक चीज़ की आवश्यकता होती है, यानी कि एक कैमरे की। और जब आप एक कैमरे का यूज़ करते हैं, जैसे मान चलिए आप जनरली कैमरे का यूज़ करना चाहते हैं, तो देखिए अगर जब आप उसका यूज़ करेंगे तो आपको 1 सेकंड में, आपको वो कैमरा क्या कर रहा था, 1 सेकंड में 5 MB की जगह रिजर्व कर रहा था। अगर आपका कैमरा वो 1 सेकंड में 5 MB जगह रिजर्व कर रहा था, और वो तब जब वो फोटोज़ कैप्चर कर रहा था, अगर वो वीडियोज़ कैप्चर करे तो इसका मतलब क्या है कि उसको 1 सेकंड में 30 फोटो कैप्चर करने पड़ेंगे, यानी कि आपका इसमें हो गया 150 MB, यानी कि 1 सेकंड इक्वल हो गया 150 MB। जब ये कैमरा भी वही कंडीशन करें कि 1 सेकंड में 150 MB डेटा कैप्चर करें, तो क्या ये डेटा आसानी से इंटरनेट पर शेयर किया जा सकता है? मुझे नहीं लग रहा कि आपके पास इतना हैवी इंटरनेट कनेक्शन है जो 1 सेकंड में 150 MB डेटा ट्रांसफ़र और रिसीव कर सके। तो ये कैमरे कुछ इस बात को ध्यान रखते हुए बनाए गए हैं, यानी कि ये कैमरे क्या करेंगे, 1 सेकंड में मात्र 5 MB या इससे कम डेटा रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, 5 MB से डेटा कम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्योंकि इतने हल्के डेटा को इंटरनेट पे आसानी से शेयर किया जा सकता है। अगर आपके पास ज़्यादा हैवी क्वालिटी का डेटा होगा तो उसे हैवी इंटरनेट स्पीड चाहिए, जो कि यहाँ वो पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले डिवाइस जिसको हम माइक बोलते हैं। देखिए, अगर हम माइक के बारे में बात करें तो एक माइक, इसका काम क्या होता है? देखिए, एक माइक किसी भी एनालॉग डेटा को, यानी कि देखिए आपके मुंह से कोई भी डेटा निकल रहा है तो वो आपका डेटा है एनालॉग, और इस एनालॉग डेटा को ये माइक रिकॉर्ड करके डिजिटली डेटा बना लेगा, यानी इलेक्ट्रिक वोल्टेज बना देगा, और इस डेटा को वो रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में सेव कर देगा, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी पर उस डेटा को सेव कर देगा किसी एक जगह पर। अगर आपने उस डेटा को सेव कर दिया, अगर आप उस डेटा को सुनना चाहते हैं फिर से, तो इस डेटा को सुनने के लिए आपको एक स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि एक आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी जिसे बोलते हैं स्पीकर। अब इस स्पीकर के द्वारा इस डेटा को आसानी से सुना जा सकता है, लेकिन इस स्पीकर के द्वारा फिर से इस डेटा को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक माइक की आवश्यकता ही पड़ेगी, जो एनालॉग डेटा को रिकॉर्ड करके माइक आपका उस डेटा को डिजिटल कर रहा था। यहाँ पर ये लगा हुआ स्पीकर इस डिजिटल डेटा को एनालॉग कर देगा। कहने का मतलब एनालॉग से डिजिटल कर रहा है और एक डिवाइस डिजिटल से एनालॉग करते हैं, यानी कि इन दोनों डिवाइस को इसलिए बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर। ठीक, अब हम अगले डिवाइस के बारे में बात करते हैं जिसे बोलते हैं OCR। अगर हम इस डिवाइस के बारे में बात करें OCR के बारे में, तो देखिए इस डिवाइस का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखिए, अगर इस डिवाइस के बारे में बात करें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे माने चलिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक 500 पेजेस की बुक है, उसको आप कितने दिन में टाइप करके मुझे दे देंगे, और वो भी बुक के जो पेजेस है ना 500 पेजेस, वो एक तरफ नहीं बल्कि दोनों साइड प्रिंटेड हैं। आप बताइए उससे कितना टाइम लेंगे उसे टाइप करने में? अच्छा, टाइम लग रहा है, अच्छा एक काम करिए, आप वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए कितनी देर में टाइप करके दे देंगे। मेरा अनुमान है आप लोगों ने सोच लिया होगा। देखिए, अगर कुछ लोगों का जवाब होगा, हो सकता है मैं 2-4 दिन के अंदर दे दूँ, हो सकता है कोई 5 दिन, या और कोई किसी की ज़्यादा टाइपिंग स्पीड स्लो है तो आप हो सकता है कि उस 500 पेजेस की बुक को टाइप करके 1-2-15 दिन या 2 हफ्ते या 1 महीने की बात कर रहा हूँ। तो देख लीजिए, जनरली आपको इसको काम करने में टाइम लगेगा, ये तो क्लियर है, क्यों? वो भी डिपेंड करता है कि आपकी टाइपिंग की स्पीड कैसी है। लेकिन अगर हम यही काम किसी कंप्यूटर को दे दें, यानी कि एक कंप्यूटर जिसे हम बोलते हैं OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, अगर यही काम हम इस OCR के द्वारा करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, इस OCR के द्वारा उस पेज को केवल
स्कैन करना है। आप उस डेटा को जैसे स्कैन करेंगे तो वो डेटा एज ए टेक्स्ट, यानी ऐसा टेक्स्ट जिसको हम एडिट कर सकें, एडिटेबल टेक्स्ट को कंप्यूटर के अंदर सेव करता जाएगा। आपको इधर कॉपी को स्कैन करना है और आपके उस डेटा को वो स्कैन करके वहाँ पर सेव करता जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके चलूँगा। आप लोगों ने, मेरा अनुमान है, रोबोट देखी होगी मूवी। उस मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि रोबोट मूवी में रजनीकांत होता है और रोबोट होता है। तो वहाँ पर रजनीकांत को वसीकरण नाम से बुलाते हैं और रोबोट को चिट्टी नाम से बुलाते हैं। तो वो एक कंडीशन से अपनी सेविंग कराने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी टाइम हो जाता है, लैब में लगे लगे कुछ काम को करते करते, रोबोट को बनाते बनाते। तो वो लोग जब उस नाई के पास जाते हैं तो वहाँ पर वो रोबोट को एक चेयर पर बैठा देते हैं। तो जैसे ही उस चेयर पर बैठा देते हैं तो उनके पास वहाँ पर रखी हुई बुक को रोबोट पढ़ने लगता है। जैसे ही वो पढ़ता है तो वहाँ पर ऐसे ऐसे स्वाइप करता है और जैसे ही उस चीज़ को वो स्वाइप करता है तो वहाँ पर वो क्या करता है, उसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी का OCR लगा होता है। उसको पेज भी पलटने की जरूरत नहीं है, सीधे बुक को स्वाइप करना है। स्वाइप करने के बाद में उस डेटा को डायरेक्टली वो पढ़ लेता है। और उस पढ़ने के बाद में कई सारे लोग वहाँ पर क्वेरी करते हैं, मेरा नंबर बताइए, मेरे टेलीफोन नंबर बताइए, मेरी डायरेक्ट जो भी है वो पूछना चाहते हैं, वो सबका जवाब उस बुक में से पढ़ा हुआ डेटा उसके अंदर है तो उसको दे सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है OCR किसी भी डेटा को, प्रिंटेड डेटा यानी ऐसा डेटा जो हाथों से लिखा गया हो, लेकिन बस एक कंडीशन है कि आपके हाथों द्वारा लिखा हुआ डेटा साफ होना चाहिए जिसको ये OCR पढ़ सके। तो ये आपका OCR था। इसके बारे में बात करते हैं OMR के बारे में। देखिए OMR क्या होता है, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगर हम बात करें इस डिवाइस के बारे में तो देखिए, मेरा अनुमान है ज़्यादातर लोगों के सामने एक शीट आती होगी जिसमें 4 ऑप्शंस होते होंगे, यानी कि आंसर शीट। आपके पास एक क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर। उस क्वेश्चन पेपर में कई सारे क्वेश्चंस हैं और कई सारे एक क्वेश्चन के लगभग 4 ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर दिए हैं। यानी कि जैसे मान चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 4 आंसर हैं। उन 4 आंसर में से आपको किसी का आंसर लिखना नहीं है। जैसे मान चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का B सही है तो आपको B के आगे लगा हुआ गोले पे केवल टिक लगाना है। और जब आप इस प्रकार का काम करते हैं या इस प्रकार की कॉपी को आंसर करते हैं, आंसर देते हैं, तो आप उसमें गोले बढ़ते जाते हैं। वहां पर आप OCR में आपका करेक्टर्स को रीड करता था, यहाँ OMR आपकी आंसर शीट पर लगे हुए मार्क्स को रीड करेगा, यानी कि आपकी मार्कशीट पर लगे हुए आंसर्स को रीड करेगा। और जैसे ही इन मार्क्स को वो रीड कर लेगा, जो भी आपका आंसर है आपको दे देगा। कहने का मतलब यह है कि OCR के द्वारा कैरेक्टर्स को रीड किया जाता था और OMR के द्वारा मार्क्स को रीड किया जाता है, जिसको ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं, जो एक आंसर शीट को चेक करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं अगली डिवाइस के बारे में जिसका नाम है MICR। देखिए MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। देखिए इस प्रकार की डिवाइस अक्सर करके बैंकों में होती हैं। इस प्रकार की डिवाइसों के द्वारा चेक पे लगे हुए प्रिंटेड करेक्टर्स को रीड किया जाता है। क्योंकि ये करेक्टर्स काफी टेढ़े मेढ़े होते हैं तो इनको करेक्टर्स को रीड करने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन ये MICR इन करेक्टर्स को बहुत जल्दी रीड करके आपके कंप्यूटर के अंदर उस डेटा को सेंड कर देता है, जिससे आपका चेक पास हो सके। अब हम बात करते हैं अगले डिवाइस जिसको हम BCR बोलते हैं, यानी कि बारकोड रीडर। देखिए इस प्रकार के बारकोड रीडर अक्सर किसी भी ऑनलाइन मंगाए हुए प्रोडक्ट पे या मान के चलिए आपकी बुक्स के पीछे कंपनी की डिटेल होती है, जिसमें देखो कंपनी की डिटेल मतलब उस प्राइस में इसमें कोई एक न्यूमेरिकल डेटा ही स्टोर किया जा सकता है। देखिए क्यों स्टोर किया जाता है इसमें न्यूमेरिकल डेटा? इसलिए स्टोर किया जाता है, जैसे मान चलिए आप किसी भी चीज़ को बना रहे हैं और आपके पास इतनी लेबर नहीं है, लेबर है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है आप इस काम को क्विकली करना चाहते हैं। तो इस अगर वो नोटबुक छपा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, उस नोटबुक के अंदर कितने पेज हैं, उस नोटबुक का कौन सा नंबर है या उस नोटबुक की कौन सी प्राइस है, ये डेटा इस बारकोड के अंदर स्टोर होगा। अगला डिवाइस है हम जिसे बोलते हैं QRCR, यानी कि QRCR मतलब आप लोगों ने देखा होगा एक QR कोड होता है, एक QR कोड होता है जो आपके अक्सर करके आधार कार्ड पर देखने को मिल जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों प्रकार का डेटा स्टोर कर सकता है। देखिए आप लोगों ने आधार कार्ड पे देखा होगा, आधार कार्ड पे एक चीज़ देखी होगी आप लोगों ने, QR कोड बना होता है। उस QR कोड में आपका डेटा स्टोर होता है। कौन कौन सा डेटा स्टोर हो सकता है उसमें? देखिए जैसे मान के चलिए आपका डेटा, पहला डेटा तो आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपका एड्रेस उस QR कोड में स्टोर होगा और इस QR कोड में आपका आधार कार्ड का नंबर भी स्टोर होगा। देखिए अगर आप लोगों ने देखा होगा आपके पास पूरा ऐसा आधार कार्ड आता था, इस आधार कार्ड में आपका बार कोड भी है और QR कोड भी है। यानी कि बार कोड के अंदर क्या होगा, आपके आधार कार्ड का नंबर। जैसे मान चलिए आपको कहीं आधार कार्ड को स्कैन करने की जरूरत पड़ी, जहाँ नंबर की जरूरत पड़ रही है, आपका वहाँ बारकोड लगा हुआ है, तो आप इस डिवाइस के द्वारा बारकोड को भी रीड कर सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल QR कोड की। तो QR कोड के अंदर आपके आधार कार्ड का डेटा स्टोर होगा। अगर देखो डिपेंड करता है ये किस पर प्रिंटेड है, लेकिन इसकी एक क्वालिटी है कि ये अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों प्रकार के डेटा को स्टोर करता है। ठीक, अब हम अगले डिवाइस के बारे में बात करते हैं जिसको बोलते हैं SCR, यानी कि स्मार्ट कार्ड रीडर। देखिए इस प्रकार के स्मार्ट कार्ड रीडर का प्रयोग कहाँ किया जाता है?
देखिए इस प्रकार के स्मार्ट कार्ड रीडर को अक्सर करके पेट्रोल पंप पर चले जाइए या किसी भी मॉल में चले जाइए जहाँ पर कैशलेस लेन देन होता है, इसको स्वाइप मशीन भी बोला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये आपकी एक छोटा एटीएम मशीन की तरह समझ लीजिए। आप क्या करते हैं, एटीएम में अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं, उसके बाद में अपनी जो प्रोसेस है विड्रॉल करने की वो प्रोसेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या करती है, आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट जुड़ी होती है। यहाँ पर जैसे ही आप किसी कार्ड को स्वैप करेंगे तो आपकी स्वैप मशीन इस कार्ड को रीड करके आपको जो भी ट्रांजेक्शन करना है आप आसानी से कर सकते हैं, यानी कि आपका मिनी एटीएम समझ लीजिए इसे। अब हम बात करते हैं अगली डिवाइस जिसको हम बोलते हैं मिडी डिवाइस। देखिए मिडी डिवाइस के बारे में अगर हम बात करें तो ये डिवाइस थोड़ी हट के होती है। अगर हम फुल फॉर्म में तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटल इंटरफेस बोलते हैं इसे, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि म्यूजिकल के वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स जो पहले एनालॉग थे, आज वो सभी डिवाइस कैसा इंटरफेस हो गया उनका, डिजिटल इंटरफेस, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इस प्रकार के डिवाइस में एक वेब टेबल होती है, क्या होती है, वेब टेबल। इस वेब टेबल पे आपकी जो भी नोड्स होते हैं उनकी ट्यूनिंग सेट होती है। जैसे ही हम किसी भी नोड को यानी कि किसी भी की को दबाते हैं तो उस वेब टेबल के अकॉर्डिंग आपका ट्यून सुनाई देने लग जाता है, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस के द्वारा जैसे ही आप कोई भी नोड यानी कोई भी की दबाते हैं तो उस वेब टेबल में से कोई एक जो नंबर आने वाला है, यानी कि आपने नोड 1 दबाया तो आपकी नोड 1 पे वेब टेबल में कौन सा नंबर सेट है, कौन सा साउंड सेट है, वो आपके आगे प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। तो अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप किसी एक इनपुट डिवाइस का नाम बताओ जो इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अगर आपको लग रहा है कि इन वीडियो से आपकी नॉलेज का कुछ गेन हो रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि वीडियोस अच्छी हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।